स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में गर्भावस्था में सावधानियां एवं उपचार। गर्भावस्था बड़ा ही नाजुक समय होता है, ये हम सभी जानते हैं। इस दौरान गर्भवती महिला को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को ही क्यों, घर के सारे सदस्यों की ये जिम्मेवारी है कि वो गर्भवती महिला का पूरा ख्याल रखें, उनके आराम का, उनके खान पान का, उनके डॉक्टरी जांच का। अब आप बोलेंगे कि इतना भी ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर इसमें से एक चीज़ की भी का ध्यान नहीं रखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि प्रसव की जो खुशी है वो कई बार मातम में बदल जाती है। अगर हम मातृ मृत्यु की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान ही महिलाओं की मृत्यु होती है। इसलिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ धारण करने से लेकर प्रसव होने तक महिला का पूरा ध्यान रखा जाए। कुछ बातें आप भी जानते होंगे और कुछ बातें आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उनका किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी सिंह को। डॉक्टर साक्षी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। गर्भ धारण करने से लेकर प्रसव होने तक पूरे 9 महीने महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्यों? गर्भावस्था एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। अगर माना जाए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ। लेकिन अगर सोचा जाए तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनके करने से हम लोग गर्भवती महिलाओं की जान, जच्चा और बच्चा दोनों की रक्षा कर सकते हैं। पहले जो प्रसव के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती थी या बच्चे नष्ट हो जाते थे, उनका वो जो एक रेशियो होता है जिसको हम लोग मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहते हैं, वो इंडिया में करीबन 5 साल पहले 31 पर लाख गर्भवती महिलाएं था, जो अभी सही उपचार और सही ध्यान रखने की वजह से बस 4 पर लाख गर्भवती महिला पर उतर गया है। तो ये रेशियो ही दर्शाता है कि अगर सही तरीके से ध्यान रखा जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों की रक्षा की जा सकती है। जी, आपने बहुत कम शब्दों में ही बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि महिलाओं का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। जहां 31 थी वहां आज ये आंकड़ा 4 पर आ गई है। इसलिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की पूरी देखभाल की जाए, और इसके लिए हमारी सरकार भी तत्पर है और सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण मिसाल है, जिसके अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका लाभ उठाकर इस मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। अब हम एक एक करके पूरे 9 महीने के जो 3 तिमाही हैं उनके बारे में चर्चा कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। पहला है कि पहले तिमाही में, पहले महीने से लेकर तीसरे महीने के दौरान गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले 3 महीनों में जो सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है वह है उनका खान पान बहुत ही कम हो जाता है और उल्टी होने की जो एक संभावना रहती है। हर समय ये महिलाएं कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नींद आती है, थका हुआ लगता है, खाएंगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगा। तो ये पहले 3 महीने में बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें मानसिक रूप पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं और इनको सही तरीके से खान पान के बारे में हम उनको गाइडेंस दें। जैसे हम लोग एज अ डॉक्टर, एक चिकित्सक होने के नाते हम इन्हें यही कहते हैं कि रोज़ तबीयत, आप गर्भवती हैं, बीमार नहीं हैं, है ना, और रोज़ ही तबीयत ऐसी रहेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी दिन अच्छा, किसी दिन बुरा, तो इस चीज़ को मान लेना पड़ता है। और आप अगर सोचेंगे कि गर्भावस्था के पहले की भांति आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, उतनी फुर्ती से काम कर सकते हैं, तो यह गलत बात है। आपको मान लेना होगा कि अब आपकी क्षमताएं लिमिट में आ गई हैं। जैसे खाना खाना है तो एक साथ बैठ करके नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना नहीं खा सकते हैं। घूमते घामते थोड़ा करके खाना है, क्योंकि खाने को देखते ही उबकाई आनी शुरू हो जाती है और जिससे भूख एकदम खत्म हो जाती है। फिर मन उचट जाता है और सारा दिन व्यर्थ। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि छोटा थोड़ा बहुत बार खाए।
जी। सिर्फ नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना नहीं कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा थोड़ा बहुत खाएं। बहुत लोगों बहुत पेशेंट्स हम लोग से पूछते हैं कि ये फल खाएं, काजू खाएं, किशमिश खाएं। हमारा हमेशा यही जवाब रहता है हम लोगों का, सब चिकित्सक लोग का, कि पौष्टिक भोजन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि काजू किशमिश खा के ही आप अच्छे रहेंगे। आप स्वाभाविक तरीके से दाल, हरी सब्जी सबका सेवन करेंगे तो पेट भी ठीक रहेगा, हाजमा भी बना हुआ रहेगा, जिससे आपका भूख लगने का प्रतिक्रिया हमेशा चालू रहेगा। तो और दूसरा जो चीज़ ये पहला 3 महीने में जो होता है वो नींद की कमी। जी। नींद की कमी इसलिए क्योंकि परिवार को तो लगता है कि गर्भ से है तो अब बस बैठ जाओ, तो वो जो नॉर्मल एक काम घर में करती थी वो नहीं होता, जिससे शारीरिक थकान नहीं होती है। थकान न होने की वजह से नींद में कमी, और जब भी वो सोने की कोशिश करती मन में अलग अलग विचार, नए विचार, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जिससे दिमाग शांत नहीं हो पाता है, तो उन्हें नींद की थोड़ी दिक्कत होती है। यही 2 चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखने कहते हैं। और जो वर्किंग है उनके लिए हम लोग कहते हैं थोड़ा सा धीमे हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी का यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर बहुत कुछ भागा भागी वाला काम है तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम रात में 8 घंटे और कोशिश करके दिन में 2 घंटे कम से कम बिस्तर पर बिताएं। और ट्रैवल करना या कुछ भी वैसा एक काम, कुछ भी झुक करके बहुत ज़्यादा करना, इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। अब हम दूसरे तिमाही की बात कर लें। दूसरे तिमाही के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दूसरा जो तिमाही है वह पूरे गर्भावस्था का सबसे अच्छा पीरियड होता है, सेफ पीरियड। हाँ, सबसे सेफ, सबसे जब आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि भूख लगनी शुरू होती है, आप बच्चे को अपने अंदर मूवमेंट आप समझ पाते हैं, तब तक आपकी सारे बेसलाइन टेस्ट हो करके कि हाँ बच्चा स्वस्थ है, अंदर में अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह से सब आप देख सकते हैं बच्चे को। तो मातृत्व का पहला खुशी असल में दूसरे तिमाही में ही आता है। आप घूमने जा सकते हैं, आपको जो इच्छा आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ट्रैवल भी, अगर किसी को कहीं जाना होता है, कुछ यात्रा है, कुछ भी है, या किसी शादी में जाना है, तो अगर दूसरा तिमाही है तो हम लोग हमेशा ही अलाउ करते हैं, उसमें कोई रोक रुकावट नहीं है। तो ये सबसे अच्छा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। इसके बाद फिर जब तीसरा तिमाही शुरू होता है तब असल परेशानी शुरू होती है, सांस लेने में कष्ट, क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा हो चुका होता है, फिर से वही भूख नहीं लगना, उल्टी आना। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आंत पर बच्चे का भार पड़ता है, तो पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो चाहे अनचाहे हर गर्भवती महिला को फेस करना ही पड़ता है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। गर्भ मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करने ही हैं। जी जी। और उसके बाद इन सारी समस्याओं के बाद तो बहुत सारी खुशियां भी तो आने वाली हैं। हाँ, और सबसे बड़ा जो सुख मिलने वाला है, जो सबसे बड़ा डर इस पूरे पीरियड में पूरे परिवार को रहता है कि बच्चा नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन से होगा। माँ को भी डर रहता है क्या होगा। देखने गर्भ के पहले प्रेगनेंसी, लेबर में जाने के पहले तक उसको बहुत हिम्मत रहती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करूंगी, बट एक बार जब दर्द पीड़ा शुरू होता है तो गर्भवती महिला ही क्यों, पूरा परिवार ही आतंकित हो उठता है। तो यहाँ बस एक ही चीज़ कहना है कि थोड़ा संयम बना के रखना पड़ता है। जैसा ही तीसरा तिमाही शुरू होता है, हम लोग महिला के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी काउंसिल करते हैं कि दर्द तो होगा ही, बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी होगी कहाँ से, दर्द तो सहना ही होगा। नॉर्मल डिलीवरी में दर्द पहले होता है और ऑपरेशन में दर्द बाद में, दर्द तो दोनों में ही बराबर है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग सुलझा करके रखें शुरू से, तो जो फाइनल डे जिस दिन बच्चा पैदा होने वाला है उस दिन का कन्फ्यूजन काफ़ी कम रहता है। वरना परिवार वालों को हमेशा यही लगता है डॉक्टर इस कारण ऑपरेशन कर दिया और नॉर्मल नहीं हुआ। तो हाँ। ये जो द्वंद्व है इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, कहीं ना कहीं सुलझा लेना पड़ता है। जी जी। अभी आपने कहा कि हाँ ऑपरेशन इस वजह से हो गया, ऑपरेशन उस वजह से हो गया। तो आजकल जो समस्या आ रही है वो है बढ़ती उम्र की गर्भावस्था। तो क्या बढ़ती उम्र की गर्भावस्था और कम उम्र की गर्भावस्था में भी अंतर आ जाता है? ज़रूर अंतर है, आपका शारीरिक बनावट ही बदल जाता है। अगर कोई महिला जिसका उम्र 35 है और वो पहली बार माँ बन रही है तो डेफिनेटली उसमें बीपी का, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, प्लस उसका शरीर का एक थुलथुलापन आ जाता है जिसकी वजह से वो पूरा जोर नहीं लगा पाती है। तो ऐसी महिलाओं को ही, इनको थायराइड का भी दिक्कत हो सकता है। तो ये सब महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहेगी कि सेफली बच्चा दे दिया जाए उसके हाथ पे और
ज़्यादातर ऑपरेशन की तरफ ही लोग जाना चाहते हैं इन सब केसों, इन सब सिचुएशंस में। बट अगर 25 साल की कोई दुबली पतली लंबी सी लड़की है जो एकदम फुर्तीली है, उसका तो ऑपरेशन क्यों करेगा इंसान? उसे हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करो, उसके साथ लोग बने रहते हैं, और जब वो नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाती है तो परिवार भी खुश और अस्पताल भी खुश। हमारी भी जिम्मेदारियां वहाँ काफ़ी कम हो जाती हैं, वरना सर्जरी के बाद से जितना भी सारा दर्द पीड़ा है वो सब आपके हिस्से आ जाता है। जी, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जिनके अंदर ये भावना बनी रहती है कि अस्पताल से दूर रहना, नहीं तो वहाँ पर जाकर ऑपरेशन वाला ही होगा, तो इस भावना से आप थोड़ा सा अपना डर जो है वो कम कर ले, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसके अनुसार ही ऑपरेशन किया जाता है। हर अस्पताल या हर डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए ही तैयार नहीं बैठा हुआ है, तो काफ़ी हद तक आपका डर जो है वो कम हो गया होगा। अब हम आते हैं कि कम उम्र में जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? देखिए, कम उम्र में महिलाओं में ये उल्टी वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है। एक तो उनमें बचपना रह जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिमाग में खुद ही संतुलित नहीं कर पाती कि पहले कि बच्चा रखना भी है कि नहीं, और अगर रख भी लिया तो एक द्वंद्व हमेशा ही चला आता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझ पे थोप दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करता है यंग वुमन गेटिंग प्रेग्नेंट। तो एक तो ये उबकाई वाली बात हो गई। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम परिवार में चला आ रहा है, अगर उसकी माताजी को भी रह चुका है, तो डेफिनेटली वो चाहे कम उम्र की हो या ज़्यादा उम्र की हो, वो उसको होना ही है। और प्लस अनीमिया जो है वह कम उम्र की लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी केयरलेस होती है, अलर्ट किस्म की होती हैं, खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं होता, परिवार में नए परिवार में आके अभी ज़्यादा सेटल भी नहीं हुई हैं कि मातृत्व का बोझ आ जाता है। जबकि अगर आप शादी के 4-5 साल बाद अगर बच्चा होता है तो लोग अपने परिवार में काफ़ी स्थायी रूप से घुल मिल जाते हैं, सब तौर तरीका सीख जाते हैं, और तब फिर एक नए फेज़ में प्रवेश करते हैं। वरना कि कम उम्र वाली प्रेगनेंसी में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंफ्यूजन ही रह जाता है। जी जी, आपने कहा कि कम उम्र की महिलाएं जो हैं उनमें बहुत तरह की समस्याएं जो है, मानसिक अगर कहें तो वो ज़्यादा है, शारीरिक की बनिस्बत। यहाँ पर जो और साथ ही अनीमिया की भी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर और हमारे यहाँ अनीमिया के जो मरीज़ हैं वो तो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान अनीमिया किस हद तक खतरनाक हो सकता है? अनीमिया खतरनाक तो इस हद तक हो सकता है कि माँ की जान भी जा सकती है, और अगर अनीमिया को नहीं ट्रीट किया गया तो बच्चा भी काफ़ी छोटा हो के बच्चे की भी जान जा सकती, ग्रोथ नहीं होगा तो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा, और फिर हो सकता है कि गर्भ में ही ख़त्म हो जाए। और हम सोचकर भी आश्चर्य लगता है कि खून की कमी से माँ का डेथ कैसे हो सकता है, बट बहुत सारा कारण है। जैसे अगर अनीमिया है तो प्रसव के दौरान माँ हार्ट फेलियर में जा सकती है, क्योंकि रक्त बहुत पतला हुआ रहता है गर्भावस्था में। दूसरा कि अगर थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हुआ ज़्यादा प्रसव के दौरान, तो अगर हेमोग्लोबिन 8 है तो 8 से 4 होने में टाइम नहीं लगता है, और फिर तुरंत हार्ट फेलियर। तो अनीमिया सबसे ड्रेडेड, ऐसे सोचे तो कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे ड्रेडेड है, इसलिए हर स्टेज पे अनीमिया को स्क्रीन किया जाता है, और हमारे पास एकदम कैटेगराइज्ड है कि किस लेवल ऑफ अनीमिया में क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे अगर हेमोग्लोबिन 10 तक है तो 10 तक अगर है तो हम लोग उसको खान पान और आयरन का टैबलेट जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलता है वो सबसे कवर हो जाता है, एक के बदले 2 टैबलेट खाने के लिए कहा जाता है। 8 से 10 के बीच में हम लोग डायरेक्ट नस में ही आयरन देते हैं ताकि 100% एब्जॉर्प्शन रहे, और अगर 7 से कम है तो हमें ब्लड तो चढ़ाना पड़ता है, उस समय और टाइम नहीं रह जाता है। तो अनीमिया अगर ठीक से हैंडल किया जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर लापरवाही से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मिसहैपनिंग हो सकता है। जी, अनीमिया को क्या खान पान से ठीक किया जा सकता है? सिर्फ खान पान का रोल नहीं है इसमें, क्योंकि आप जितना भी खाएंगे उसका बस 10% आयरन ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए सिर्फ खान पान कहने से नहीं होगा, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हुकवर्म इन्फेक्शन होता है यंग गर्ल्स में, हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हुकवर्म है वो ब्लड लॉस स्टूल में करती ही रहेगी। तो अगर आयरन बन भी रहा है, ब्लड बन भी रहा है, तो लॉस तो चल ही रहा है। प्लस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहता है लड़कियों को, जो कि कभी ट्रीट नहीं होता है। दिस इज़ अनदर, ये भी बहुत बड़ा एक कॉज है अनीमिया हो जाने का। सिर्फ बनाने से नहीं, उसको रोकना भी पड़ता है। जी,
और इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट पे चला ही बिल्कुल, जाए। हाँ बिल्कुल जी। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं, हाँ, कहा जाता है कि पूरे 9 महीने डॉक्टरी परामर्श में रहा जाए। तो ये डॉक्टरी परामर्श के दौरान कौन कौन सी बातों की जांच की जाती है, और ये डॉक्टरी परामर्श जो है, ये यानी जो चेकअप किया जाता है, वो क्यों आवश्यक हो जाता है एक गर्भवती महिला के लिए? देखिए, ये जो चेकअप जो डिज़ाइन किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम पे है। जब कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है तो उसको चेकअप से फिर हम लोग कंफर्म करते हैं, हाँ ये ठीक चल रहा है। जैसे शुरुआत में जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये पीरियड मिस होता है, तब वो महिला आती है डॉक्टर के पास, हम लोग चेक करते हैं। फिर उसको 8वें-9वें सप्ताह में एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है, ताकि हम लोग देख पाए कि बच्चा सही जगह बैठा है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, जुड़वा तो नहीं है, सही जगह है, हार्ट बीट आया भी है कि नहीं है, और उसके अलावा कोई अगल बगल सिस्ट या फाइब्रॉइड का समस्या तो नहीं है। तो उसी समय कैटेगराइज हो जाता है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या लो रिस्क है। उसके बाद फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, या चेकअप विद अल्ट्रासाउंड होता है अराउंड 20 वीक्स में, 18 से 19 हफ्ता में। तब तक बच्चे के हर अंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तब उस समय हम लोग देखते हैं कि हाँ बच्चे का मूवमेंट आया कि नहीं, माँ फील कर पा रही है या नहीं। तब तक पेट भी आगे उभर आता है, और हम लोग अपने हाथ से देख के समझते हैं कि हाँ अभी ठीक है। एक तरीका है उसको देखने का, जब हमें एक अंदाज़ लगता है कि बच्चे का ग्रोथ ठीक चल रहा है, उस समय एक अल्ट्रासाउंड करके उसका किडनी, उसका हृदय, दिमाग, हर चीज़ का एक इवैल्यूएशन होता है। और अगर कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है तो फिर उसको हर 4 हफ्ते में देखा जाता है, ताकि उसका ब्लड प्रेशर ठीक से, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं, इन सब बातों का ख्याल रखा जा सके। तो हर विजिट में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट अटैच्ड है देखने के लिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही बोल दिया जाता है कि आप 1 महीने बाद आना। जैसे जब 19वें हफ्ते में आएगी तो उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगना है, फिर वही टिटनेस इंजेक्शन 1.5 महीने बाद एक रिपीट होना है। तो हर चेकअप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ही किया जाता है। और लास्ट की तरफ जैसे जैसे वो डेट के, प्रसव की तिथि के करीब आती है, तो हम लोग साप्ताहिक चेकअप करते हैं, ताकि हर सप्ताह उससे पूछा जा सके कि बच्चा अंदर में ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है। ये 2 बातें उस समय ध्यान रखनी पड़ती हैं। और फिर जब वो पेन या कुछ स्राव का कंप्लेन करती है, तब फिर हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरफ जाने वाला है। जी, सारी बातों का ध्यान रखने के बाद भी कई बार देखा जाता है कि गर्भावस्था जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे और क्या क्या खतरा देखा जा सकता है? देखिए, गर्भावस्था में आप हर समय अपने आप को अलर्ट रखना होता है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उससे ये पेशेंट से भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज करिए कि बच्चे का नाड़ी उसके गले में अटका हुआ है, तो उसमें ये तो कोई बात नहीं हुई कि अभी बच्चा निकाल ले। बच्चे को तो अंदर रखना होगा, उसको तो ग्रो करने देना है। तो उस केस में हम लोग माँ को समझाते हैं कि आप बच्चे के मूवमेंट का ध्यान दें। 12 घंटा में कम से कम 10 बार खेलना चाहिए बच्चा। तो यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए फ्रॉम द डॉक्टर एंड द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट तो हर समय डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में है नहीं। तो पेशेंट को खुद बहुत अलर्ट, घर वाले को अलर्ट होना चाहिए। कोई भी एबनॉर्मल सा साइन लगे तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। वो नॉर्मल है या नहीं वो डॉक्टर पे छोड़ दें। बट कोई भी नई चीज़ जो आपके साथ होती है, जैसे किसी दिन 2 दिन से ज़्यादा सर दर्द किए जा रहा है, मतलब बीपी बढ़ रहा है, तो आप जाएं अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर कैसे जानेगा? वो लास्ट विजिट में आपको देखा, फिर अगले नेक्स्ट 4th वीक में बुलाया है। तो ये 0 से 4 का जो सफ़र है, आप जो घर में रह रहे हैं, इसमें आपको अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। हर विजिट में आपको बता दिया जाता है कि किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे अगर सिर में दर्द है, ज़्यादा उल्टी, पेट खराब, कुछ भी होता है तो आएँ। हम लोग हमेशा लिखते हैं 4 हफ्ते बाद या ज़रूरत अनुसार। तो ये ज़रूरत अनुसार का इंटेलिजेंस तो पेशेंट पे डिपेंड करता है। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, दोनों की तरफ से। अब डॉक्टर तो नब्ज़ पकड़ के बैठा नहीं रह सकता 9 महीना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 9 महीने तो नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ, जो घर के लोग हैं या जो गर्भवती महिला खुद है, इंटेलिजेंट, उसको अपने शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से लक्षण नज़र आ रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। और उसके अनुसार ज़रूरी नहीं कि महीने में, हो सकता है कि आपकी ज़रूरत बढ़ गई है तो आप 15 दिन के अंदर भी जाके चिकित्सक से संपर्क करें कि अरे मेरे में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि हम उसी दौरान ही हमेशा यही कहते हैं कि संपर्क कर ले। हाँ, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कोई भी नई चीज़ हो आप हमारे पास आए, वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल हम देखेंगे, आप मत देखिए।
जी जी, यही चीज़। और जो हम बातें कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि शहरों में ही उपलब्ध है। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार के द्वारा ये सारी सुविधाएं जो हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस ज़रूरत है आपको उस केंद्र तक जाने की, और नहीं तो अपने आंगनबाड़ी दीदी या सहिया दीदी से संपर्क करने की, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप जागरूक बने और उन सेवाओं का लाभ उठाएं। उसके अंतर्गत आप पंजीकृत करवाएं अपने आप को, तभी आपको वो सारी सुविधाएं जो हैं आपके दरवाजे तक आकर मिलेंगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक गर्भवती महिला को पूरे 9 महीने किस तरह का खान पान, काम, आराम, सोने की दिनचर्या अपनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सोने की बात है, रात में 8 घंटे नींद आए या ना आए बिस्तर में रहना है, और दिन में 2 घंटे कोशिश करनी चाहिए। जनरली देखा गया है नींद आती नहीं है रात में, क्योंकि मन में अच्छे बुरे ख्याल आते रहते हैं। तो जब नींद आए तब सो जाना है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हमें नींद की दवाई दे दीजिए, नींद की दवाई दे दीजिए, बट नींद की दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को समझाएं, थोड़ा योग प्राणायाम करें, थोड़ा सा कुछ एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग या कुछ करें जिससे शरीर को थकावट हो, तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। और दवा तो लास्ट में, अंतिम में तो दवा है ही, पर दवा क्यों? प्रेगनेंसी तो बहुत पुराना साइंस है। इस महिलाओं ने तो सदियों से बच्चों को जन्म दिया है, तो ये बहुत नॉर्मल है। एक महिला अकेले ही अपनी प्रेगनेंसी को आराम से हैंडल कर सकती है, बस थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखे और परिवार का अगर सहयोग रहे, प्लस डॉक्टर तो फिर है ही। तो आराम की बात तो ये हो गई। अब खान पान, बहुत लोग कहते हैं ऐसा खाओ वैसा खाओ, बट मुझे लगता है कोई भी गर्भवती महिला बच्ची तो है नहीं कि उसे आप मार करके कहेंगे कि 2 रोटी खाना है तो खाना है, ये नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग समझा करके महिला को कि 2 ग्लास दूध किसी भी रूप में, छेना बना के, दही बना के, लस्सी बना के, जो दूध पी सकता है दूध पिए। 2 ग्लास दूध, 2 फल जिसमें से 1 केला या सेब हो, एक उसके अपने पसंद का रहने दिया, 4 अखरोट, 4 बादाम को रात में भिगो करके अगले दिन खाया, और सारे दिन में कम से कम 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 2 से 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी। अब वो जैसे खाए इसको, चाहे वो घूम करके सारे दिन में उसको बांट करके खाए, और जो चीज़ भी वो सुपाच्य है, जो उसको सूट कर रहा है, वो वही खाए। हो सकता है एक चीज़ जो मेरे लिए सुपाच्य है आपके लिए नहीं है, तो कोई नियम से न बांधे। अपने आप को नियम से बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में पचाने की क्षमता है, आप खा के खुश रहते हैं, आप खाइए जो चीज़ आपकी इच्छा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने से तकलीफ़ है, उसको छोड़ दीजिए। बट बात है कि हाँ, हर महीने पहला तिमाही के बाद से जो वज़न बढ़ना चाहिए वो बस ठीक रहना चाहिए। खाना पीना सब अपना जिम्मेदारी समझ करके जैसा हो वैसा अपना खा सकते। दूध, दही, फल, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से अपना डाइट डिज़ाइन करके लोगों को खाना पीना चाहिए प्रेगनेंसी में। जी, गर्भावस्था के दौरान चमकी आना, ये बहुत आम समस्या है, और हमारे यहाँ झारखंड में भी ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चमकी आना तो है, और यह बहुत ही खतरनाक है माँ के भी पॉइंट से और बच्चे के भी पॉइंट से, क्योंकि चमकी आता है जब ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाता है। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान रखते हुए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वेट का चेकअप होता है, वेट लेते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, एब्डोमिनल गर्थ चेक करते हैं। चमकी आने का सबसे पहला जो साइन होता है कि हाँ, इस महिला को इक्लैम्शिया कहते हैं, उसे प्री इक्लैम्शिया या इक्लैम्शिया की आ सकता है, जब उसका एबनॉर्मल वेट बढ़े, तो ये पहला साइन हो जाता है। दूसरा, हम हमेशा उनसे पूछते हैं पहले विजिट में कि कहीं चमकी आने का शिकायत आपकी माँ या किसी बहन को गर्भावस्था में तो नहीं था, अगर है तो हमेशा ही अलर्ट रहना होता है। और तीसरा, उनके ब्लड प्रेशर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। यूजुअली ये 20 हफ्ते के बाद होता है, दूसरी तिमाही में ही देखा जाता है। उन्हें बता दिया जाता है, कभी लगे कि अगर सिर टाइट है, 2 दिन से ज़्यादा हेडेक हो रहा है, देखने में दिक्कत है, तो तुरंत आएँ।
क्योंकि घर में रह कर के ये मैनेज नहीं हो सकता है, आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। यही एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स काफ़ी दिन तक एडमिट रहते हैं क्योंकि बीपी कंट्रोल नहीं हो पाता, या हमें टाइम से पहले बच्चे की सेफ्टी को सोचते हुए डिलीवरी करनी पड़ती है। तो यह प्रेगनेंसी में बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, चमकी आना। हाँ, बट अगर सही समय पे सही चीज़ की 2-3 दवाइयाँ हैं जो हम लोग देते हैं, 1-2 सुई है जैसे लोनोपेन जो ब्लड थिनर्स है उसको देते हैं। ज़रूरी है कि हम जो बीपी पर बहुत ज़रूरी और बीपी पर बहुत ध्यान रखें और उसको आगे ना बढ़ने दें। डॉक्टर साक्षी, आप हमारे बीच में आई और गर्भावस्था से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।